Good morning, students. Industrial Sociology, MA Final, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोशल स्ट्रक्चर। मीनू वॉल्टर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रभाव। किस तरह से सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम समझेंगे सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सामाजिक संरचना समझने से पहले हम देखेंगे कि संरचना किसे कहते हैं। किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के कुछ सीमा तक स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होती है। यह परिभाषा जॉनसन ने दी है। अगर हम इसे समझें तो संरचना विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों से बनती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मकान है, शरीर है, मोटरसाइकिल है, घड़ी है, किसी भी संरचना को अगर हम लें तो कोई भी संरचना का जो निर्माण होता है वो छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे मकान, शरीर, मोटरसाइकिल और घड़ी इसकी संरचना होती है, उसी तरह से समाज की भी संरचना होती है। समाज की संरचना में अनेक इकाइयाँ जैसे परिवार, परिवार में संयुक्त परिवार, वंश समूह, द्वैतिक समूह, संस्थाएं, मूल्य, परिस्थितियाँ, समाज की संरचना की जैसे इकाइयाँ तथा परस्पर संबंध होंगे। उसी के अनुसार संरचना का स्वरूप या प्रकार होगा। सामाजिक संरचना अभौतिक होती है, जिसकी विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर और अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना वह है जो संपूर्ण सामग्री क्रमबद्ध रूप से तरीके से एक दूसरे के से परस्पर जुड़ी हुई होती है। इसमें अनेक इकाइयाँ होती हैं और इन इकाइयों में परस्पर अर्थपूर्ण संबंध होते हैं और ये इकाइयाँ परस्पर एक क्रम में होती हैं और ये एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होती हैं। अगर ये निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं हो तो किसी भी तरह की संरचना का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समाज में पाए जाने वाले समूह एवं वर्ग और उनमें जो व्याप्त रीति व नियम ही सामाजिक संरचना होती है। यह एक परिवर्तनशील व्यवस्था है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उनके कार्यों, शिक्षा तथा विज्ञान संबंधी ज्ञान के साथ बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं औद्योगिकरण की। औद्योगिकरण से आशय ऐसी उत्पादन व्यवस्था से होता है। औद्योगिकरण से आशय ऐसी उत्पादन व्यवस्था से होता है जहां यंत्रों एवं उपकरणों के माध्यम से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। यानी जो उत्पादन का जो तरीका होता है वह
यंत्रों और उपकरणों के माध्यम से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि इसका जो रूप होता है वो आर्थिक विकास की व्यापक क्रियाओं का केवल एक अंग मात्र होता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो उत्पादन के साधनों की कुशलता बढ़ाकर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो औद्योगिकरण से आशय देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना को परिवर्तित करना है। उत्पादन के लिए एक यंत्रों से संबंधित कारखाने की व्यवस्था होती है, जहां विशिष्टीकरण के आधार पर बहुत से श्रमिकों से कार्य लिया जाता है और उत्पादन का उद्देश्य परिवार या नगर की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उत्पादन की व्यवस्था बहुत ही बड़े पैमाने पर की होती है। औद्योगिकरण में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आविष्कारों की देन है। इसने उत्पादन की परंपराओं को तो बदला ही है, लेकिन हमारी सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी सामाजिक संरचना प्रभावित हुई है। उसके विभिन्न पॉइंट्स देखेंगे कि विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव हुआ है, विवाह व्यवस्था पर, परिवार पर, धर्म पर, नैतिकता पर, मनोरंजन पर, नगरीकरण, मानसिक एवं सामाजिक विघटन, ग्रामीण जीवन पर और अभिशापों की वृद्धि पर। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय। आज की जो औद्योगिक व्यवस्था में जो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और बड़ी मात्रा में पूंजी और अन्य साधनों की व्यवस्था की जाती है। कुछ व्यक्ति पूंजी लगा के श्रमिकों की सहायता से उत्पादन करते हैं और श्रमिक को एक निश्चित वेतन दिया जाता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि पहला है पूंजीपति एवं उद्योगपति। उद्योगों की स्थापना और संचालन पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। जो उद्योगों की स्थापना एवं संचालन पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है और जो उद्योग की सभी क्रियाएं होती हैं उस पर कंट्रोल इन्हीं लोगों का होता है। श्रमिकों का नियोजन और प्रबंध भी यही वर्ग करता है। व्यवसाय में पूंजी लगाने का साहस और उसको जोखिम उठाने का काम भी यही वर्ग करता है और साथ ही अधिक से अधिक लाभ भी यही प्राप्त करता है। अपने लाभ के लिए वे उत्पादन के अन्य साधनों में, जिसमें वे श्रम भी सम्मिलित है, का अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास करता है और अपनी पूंजी और साधनों के आधार पर समाज का शक्तिशाली एवं उच्च वर्ग माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में इस वर्ग का एक बहुत बड़ा प्रभुत्व है और संख्या इनकी कम होती है, लेकिन ये समाज की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग
निम्न वर्ग माना जाता है। पूंजीपतियों की तुलना में आर्थिक साधन इनके पास बहुत कम होते हैं। जो औद्योगिक व्यवस्था में बड़े बड़े कारखाने स्थापित होते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में श्रमिक नियोजित होते हैं। श्रमिक का श्रम नाशवान प्रकृति के होने के कारण पूंजीपतियों द्वारा इनका अधिक से अधिक शोषण किया जाता है, क्योंकि इनकी क्रय शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। जब औद्योगिकरण की जो प्रारंभिक अवस्था थी, उस समय तो इनका बहुत अधिक शोषण किया जाता था, लेकिन श्रम संगठनों के प्रयासों के द्वारा और राज्य द्वारा विभिन्न श्रम नियम बनाने के कारण अब इनकी स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। जैसे जैसे श्रमिक वर्ग के कार्यों की प्रकृति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले श्रमिकों को कठोर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है और मशीनों का और विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा है, तो पूर्व की भांति शारीरिक कठोर परिश्रम अब नहीं करना पड़ता। मशीनों और यंत्रों को भी शक्ति के साधनों के द्वारा ये लोग संचालित होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग में भी कार्य की प्रकृति के आधार पर अब दो वर्ग बन गए हैं। एक वे हैं जो शारीरिक श्रम प्रधान श्रमिक हैं और दूसरे वे हैं जो कुशल और अर्धकुशल हैं। शारीरिक श्रम प्रधान जो श्रमिक हैं, उनमें शिक्षा और कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। उनका जो शारीरिक कार्य है वो प्रधानता रखता है और इनका जो पारिश्रमिक है वो कुशल श्रमिकों की अपेक्षा कम होता है। और दूसरा वर्ग जो हम बात करते हैं, कुशल या अर्धकुशल श्रमिक, इनका कार्य तकनीकी और मशीनी का होता है, जिसके लिए इन्हें विशेष रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होता है। शारीरिक श्रम की कठोरता इसमें नहीं होती है। इनका वेतन अकुशल श्रमिकों की तुलना में ज़्यादा होता है और ये श्रमिक वर्ग अपने को अधिक सम्मानित समझते हैं। तकनीकी विकास की प्रगति के साथ साथ इस प्रकार के कुशल श्रमिकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। पहले तो हम देखते थे कि औद्योगिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में दो ही वर्ग माने जाते थे, एक तो पूंजीपति और एक श्रमिक। लेकिन अनेक मार्क्सवादी समाजशास्त्रियों ने समाज में एक तीसरे मध्यम वर्ग को भी स्वीकार किया और समाज में जो व्यावसायिक संरचना में होने वाले जो परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों के कारण एक नया वर्ग उदय हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। इस वर्ग का विकास पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में लगे लोगों में भी पर्याप्त कमी हुई है और छोटे उद्योगों और व्यापार में लगे तथा मध्यम वर्ग में माने जाने वाले व्यक्तियों का लोप हुआ है। उसके स्थान पर एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ है और यह स्थिति लगभग सभी उन्नत देशों में रही है। साथ ही नवविकसित जो मध्यम वर्ग है वो कार्यालय संबंधी कार्य, सफ़ेदपोश व्यक्ति, पेशावर प्रबंधक और प्रशासन से संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न वर्गों का उदय हुआ है, जिसमें पूंजीपति, श्रमिक वर्ग तो पहले से ही जाने जाते थे, लेकिन एक नया वर्ग मध्यम वर्ग आया है जिसने एक बहुत बड़ा वर्ग उदय हुआ है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहले हमने समझा कि सोशल स्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है और सामाजिक संरचना का औद्योगिकरण
पर क्या प्रभाव है, उसमें हमने ग्रोथ ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस पर की चर्चा की। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।